श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है अनियंत्रित उर्वरक प्रयोग और पर्यावरण प्रदूषण, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि बंसल और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। स्वागत करती हूं आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। इस कार्यक्रम की कड़ी 55 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे अनियंत्रित उर्वरक प्रयोग और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। आज के कृषि युग में उर्वरकों का उपयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अनिवार्य हो गया है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। साथ ही बारिश के पानी के साथ ये उर्वरक बहकर नदियों और तालाबों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। इससे न केवल जलीय जीवन प्रभावित होता है, बल्कि पीने के पानी की गुणवत्ता भी खराब होती है। इसके अलावा उर्वरकों से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में भी प्रदूषण फैलाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या और बढ़ जाती है। ये सभी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए घातक हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रुचि बंसल, सीनियर साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खुशी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि आज हम उर्वरक प्रयोग और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं, तो इसी से जुड़ा पहला सवाल ये रहेगा कि उर्वरक क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। हाँ, तो उर्वरक जो है वो पदार्थ हैं जो मट्टी में मिलाए जाते हैं मट्टी की उर्वरक क्षमता, मट्टी की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो ये जो उर्वरक हैं ये मोटे मोटे तौर पे दो तरह के होते हैं, एक तो रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो यूजुअली सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने यूरिया का नाम सुना होगा या डाई अमोनियम फॉस्फेट सुना होगा। जी मैम। ये जो है ये सारे रासायनिक उर्वरक हैं। और इसके अतिरिक्त जो जैविक पदार्थों से मिलते हैं वो जैविक उर्वरक कहलाते हैं, जैसे केचुए से बनने वाली खाद है या पेड़ पत्तियों की पौधों की सड़ी गली खाद जो है वो जैविक उर्वरक है। ठीक है ना। और इस तरह से इसके अतिरिक्त बहुत सारे जीवाणु भी हैं जो खाद का हिस्सा होते हैं, जैसे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, वो जैविक खाद बनाते हैं। आजकल बहुत सारा जो वेस्ट है, वेस्ट से भी बहुत तरह की खाद बनाई जा रही है। जो घर का वेस्ट है, घर का जो बचा हुआ पदार्थ है, उससे तो खाद बनाई ही जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे जो आपका राइस का, धान का जो स्टबल बर्निंग है, उससे खाद बनाने की कोशिश चल रही है। इसके अतिरिक्त जैसे जो स्टील इंडस्ट्री से स्लग निकलता है, उससे बनाने की कोशिश चल रही है। तो इसमें से कुछ जो जैविक पदार्थ से बनते हैं वो जैविक उर्वरक हैं, और जिसमें केमिकल कंपाउंड्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे देश में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। सन 2022-23 में यूरिया का उपयोग जो था वो 20.21 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछले साल से 4% ज्यादा था। इसी तरह से यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो उपयोग था वो 7.92 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछले साल से 12.6% ज़्यादा था। जबकि जो पोटाश उर्वरक है, इसका जो उपयोग था उसका जो इसमें कमी आई है। लेकिन जो नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस का कुल जो उपयोग है उसमें करीबन 0.2% की वृद्धि पाई गई है। और जो हमारा फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो उर्वरक का उपयोग है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि उर्वरक मुख्यतः दो प्रकार के हैं, नेचुरल भी और केमिकल भी। तो इसी से जुड़ा ये सवाल है कि जो नेचुरल और केमिकल उर्वरक हैं ये क्यों आवश्यक हैं? हम जानते हैं कि ये पौधे की उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं, क्या इसके अलावा भी इसकी आवश्यकता है? हाँ, तो जैसे कि सभी पौधों को अपनी वृद्धि के लिए या उत्पादकता के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और ये जो भी पोषक तत्व हैं पौधा इन्हें मिट्टी से अवशोषित करता है। तो कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिसकी पौधे को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं
जिसकी पौधे को कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो जो ये सारे पोषक तत्व हैं, जब लगातार आप फसल को मिट्टी में उगाते हैं तो पौधा ये जो पोषक तत्व हैं इन्हें मिट्टी से अवशोषित करता जाता है और मिट्टी में इनकी मात्रा कम होती जाती है। तो मिट्टी में इनकी मात्रा को बनाए रखने के लिए हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी उर्वरकता बनी रहे। तो इसके लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है हमारे किसान भाइयों द्वारा। बिल्कुल मैम, तो ऐसे कौन से उर्वरक हैं जो अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो पोषक तत्व हैं वो पौधे के लिए बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। जैसे पोषक तत्वों में हम बात करें तो नाइट्रोजन है ना। ये नाइट्रोजन न सिर्फ पौधे के वृद्धि के लिए ज़रूरी है, बल्कि जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है ना। और बहुत सारे पौधे हैं जो प्रोटीन का सोर्स हैं। जितनी भी दालें हैं वो प्रोटीन का एक स्रोत है। उनके जो बीज हैं उनमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन प्रोटीन के बनने के लिए आवश्यक है। तो ये न सिर्फ पौधे की उत्पादकता, पौधे के विकास, पौधे की सही वृद्धि के लिए भी जरूरी है और ये पौधे के लिए बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है। पौधा इसे अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। तो क्यों नहीं पौधा वहां से अवशोषित कर लेता नाइट्रोजन? हमें क्यों मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाने की आवश्यकता है? तो ये जो नाइट्रोजन है इसे पौधा सिर्फ नाइट्रेट के रूप में ही अवशोषित कर सकता है मिट्टी से। ये इसको हवा से अवशोषित नहीं कर सकता। इसलिए हमें जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स या उर्वरक हैं उन्हें मिट्टी में मिलाना होता है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें अन्य पोषक तत्वों की तो फॉस्फोरस हो गया, फिर आपका पोटेशियम हो गया। इसके बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर भी अभी सल्फर का उपयोग भी किसानों के बीच में बढ़ा है, सल्फर बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि जिंक हो गया या आयरन हो गया, इनका उपयोग भी किसानों द्वारा किया जाता है, परंतु बहुत कम मात्रा में और कम क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का किया जाता है, क्योंकि पौधों को अपनी प्रॉपर जो उसकी एक ग्रोथ है उसके लिए, विकास के लिए और उत्पादकता के लिए ये पोषक तत्व आवश्यक। बिल्कुल मैम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं। इससे उनका उत्पादन बढ़ता है और वे विकसित भी होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि हम ऐसा सुनने में आता है कि ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है आज के समय में कि मिट्टी का प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो ये मिट्टी का प्रदूषण कैसे बढ़ता है उर्वरक के उपयोग से? मैम, जैसा कि आपने बताया कि हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो हम जानते हैं अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हम देखते हैं कि प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। तो मृदा प्रदूषण को इससे कैसे बढ़ावा मिलता है उसके बारे में बताइए। जो उर्वरकों का अवशोषण है, मिट्टी के प्रकार माने कि किस तरह की मिट्टी है। रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या उसमें बालू की मात्रा अधिक है, मिट्टी की संरचना क्या है, मिट्टी की पीएच, जो उर्वरक है उसकी मात्रा क्या है, और जो आपने फसल लगाई है उस फसल की अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है। और नाइट्रोजन उर्वरकों के क्षेत्र में ये क्षमता 30 से 50% तक पाई गई। तो ये जो अत्यधिक उर्वरक होते हैं ये क्या है, ये मिट्टी की संरचना और उसकी उर्वरकता को खराब कर देते हैं। ये एक तो मिट्टी का अम्लीकरण करते हैं। अम्लीकरण क्या होता है, जिससे जो मिट्टी की पीएच है वो कम हो जाती है। तो जो लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है ये मिट्टी की पीएच को कम कर देता है। तो जो मिट्टी की पीएच कम होने से जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी हैं उनकी विविधता पर भी फर्क पड़ता है। फिर इसके अतिरिक्त जो, जैसे मैंने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला, यदि मिट्टी में रसायन जमा होने लगते हैं तो जो मिट्टी से जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला है उस पर प्रभाव डालते हैं। तो वो मिट्टी के माध्यम से मानव और जानवरों तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जो ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक है वो मृदा प्रदूषण को जन्म देता है। बिल्कुल मैम, ये तो बात हुई मृदा प्रदूषण की, लेकिन हम देखते हैं कि फसल और भी कारकों से जुड़ी हुई होती है, जैसे वायु से और जल से। तो क्या इससे वायु और जल प्रदूषण भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि हम नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, उनकी बात करें तो उसमें से उस जो उर्वरक मिट्टी में मिलाया जाता है उसका कुछ हिस्सा तो मिट्टी में नाइट्रेट्स के रूप में रहता है, जो पौधे के द्वारा
अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कुछ जो इसकी मात्रा होती है वो हमारा जो भूजल है, भूमिगत जल है, उसमें चली जाती है। और अगर बारिश होती है तो वर्षा के द्वारा रन ऑफ की वजह से ये कई बार जो हमारे जलाशय या जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनमें चला जाता है। तो मिट्टी का प्रदूषण तो इसने किया ही, साथ में अगर ये पानी में जा रहा है या भूजल में जा रहा है तो ये जल प्रदूषण भी करता है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में ये जो नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदलकर वायु प्रदूषण करती है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चारों तरफ का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यदि मैं और आपको जल प्रदूषण के बारे में बताऊं तो होता क्या है कि ये जो उर्वरक हैं ये पोषक तत्वों में काफ़ी प्रचुर होते हैं। तो जब ये किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं, किसी जलाशय या मान लीजिए किसी तालाब में वर्षा के पानी के साथ जाके मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अत्यधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण शैवाल की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है। और जब शैवाल की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है तो वहाँ पे जो यूट्रोफिकेशन, इस जो प्रक्रिया है इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। इससे क्या होता है जो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, और जो उस वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जंतु हैं, मछलियाँ हैं, वो मर जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितने भी वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले जितने भी मछलियाँ या जितने जंतु हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब शैवाल बहुत अधिक मात्रा में ग्रो कर जाता है तो उनको ये ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इस तरह से ये जल का प्रदूषण तो जल को तो प्रदूषित करता ही है, लेकिन वहाँ पे भी जो उपस्थित जैव विविधता है उसको भी ये ख़त्म करता है। तो और यदि देखा जाए तो ये जो अधिक उर्वरकों का प्रयोग है ये ना सिर्फ जल प्रदूषण कर रहा है, ये मृदा प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है। तो उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसको ये असंतुलित कर रहा है ना। ये जो उर्वरकों का उपयोग है इससे कीटनाशक बढ़ते हैं जिससे पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की संख्या घट जाती है। इसके अतिरिक्त ये उर्वरक जो हैं वो जल स्रोतों के प्राकृतिक प्रवाह, गुणवत्ता, इसको प्रभावित करते हैं। अब जैसे मैं इसका आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, जो उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील है उसमें उर्वरकों की अधिकता के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से मछलियों की और अन्य जलीय जीवों की जनसंख्या बहुत ही घट गई है। तो अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग हर तरह से हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने से ये हमारे वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल ये है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, क्या ये इंसानों के लिए और बाकी लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी कारण बन सकता है? हाँ बिल्कुल, यदि हमारे पेयजल में नाइट्रेट है तो ये हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक है। जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हम सभी जानते हैं, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचाता है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके हीमोग्लोबिन जो ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, हमारे विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये जो अधिक नाइट्रेट है ये हमारे खून की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, और इससे नाइट्रेट की प्रचुरता में युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जो हो सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो स्किन का कलर है, त्वचा का रंग है, वो नीला हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और इस बीमारी के अतिरिक्त ये जो इस तरह का पानी है ये जो है ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, जो हमारी हार्ट रेट है, हृदय गति है, उसको बढ़ा सकता है। फिर आपका मिचली आना, उल्टी आना, सिर दर्द, क्रैम्प्स, इस तरह के लक्षण जो हैं ये हो सकते हैं। तो ये जो इस तरह का जो प्रदूषित पानी है ये हमारे लिए बहुत अधिक हानिकारक है। बिल्कुल मैम, ये हमारे लिए हानिकारक है ही, साथ ही साथ इससे एक बड़ी बीमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो सकती है। तो जब ये उर्वरक का प्रयोग हमारे लिए इतना हानिकारक है तो कहीं ना कहीं इसके बचाव या इसके उपाय भी होंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं और उन्हें हम कैसे कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, इसके लिए पहले तो जैसा कि हमने बताया कि आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल, तो यानी कि हमें आवश्यकता से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे कि इसके लिए हमारे किसान भाइयों को नियमित रूप से अपनी मिट्टी की जांच करनी ज़रूरी है कि उनकी मिट्टी में किस मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है। क्या सच में उन्हें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है, या सिर्फ फॉस्फोरस की ज़रूरत है, या सिर्फ पोटाश की ज़रूरत है? इसके लिए नियमित रूप से मिट्टी की जांच बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत जगह पे सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए गए हैं, जहाँ पे किसान भाई अपना मिट्टी का सैंपल दे सकते हैं और उनकी मिट्टी की जांच हो सकती है। हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी इस तरह की सॉइल टेस्टिंग लैब है जिसमें ये सुविधा उपलब्ध है, और जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेत से मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करके उस हमारी जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ पे दे सकते हैं, और उनको यह रिपोर्ट कि उनकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों का क्या स्तर है वो उपलब्ध करा दी जाती है। तो सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण कदम है इस दिशा में वो मिट्टी की जांच है। इसके अतिरिक्त यदि हम और इसका ऑल्टरनेटिव देखें, दूसरा ऑप्शन देखें, तो जैविक खादों का उपयोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आप रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का और कंपोस्ट का उपयोग करें। इस तरह का जैसे हम सभी जानते हैं जैविक खादें जो हैं वो पर्यावरण के संतुलन के लिए, और देखा जाए तो वो मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, पर्यावरण मित्र हैं, तो उनसे हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे वो जैविक खाद का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त फसल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल चक्र माने कि जैसे सिर्फ एक ही तरह की फसलें नहीं उगाते रहना है कि आपने गेहूँ लगा लिया, फिर आपने धान लगा लिया। जो फसल है मिश्रित खेती करनी है, और जैसे अनाजों के अतिरिक्त साथ में जो दलहन वाली फसलें हैं वो भी लगाएं, क्योंकि ये जो दलहन वाली फसलें हैं ये नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो इससे उनको बिना उर्वरक डाले जो आपकी मिट्टी है वो भी आपकी उर्वरक रहती है, उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है, और आपके पौधे को भी जो है नाइट्रोजन मिल जाता है। तो अपने जो फसल चक्र है उसमें एक ना एक कोई एक जो दलहन है उसको अवश्य शामिल करें। और इसके अतिरिक्त जब आपका खेत जिस समय में खाली रहता है उस समय में अगर हो सकता है तो ढेंचा जैसी फसलें लगाएं, जो कि आपकी सॉइल को बहुत अधिक उर्वरक बनाती हैं और लंबे समय तक उर्वरक बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। जैसे जब आप उर्वरक का केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो आपकी सॉइल बहुत कम समय के लिए फर्टिलाइज होती है, आपको वो फिर से डालना पड़ता है, क्योंकि उसका जो भी उर्वरक सॉइल में मिलाया है, मिट्टी में मिलाया है, वो कुछ ही समय उसमें रहता है। बाकी का हिस्सा या तो बारिश के साथ में निकल जाता है और बाकी का कुछ हिस्सा उसमें से अवशोषित हो जाता है। तो आपको फिर से बार बार वो जो फर्टिलाइज़र है वो मिलाना पड़ता है। तो यदि आप इस तरह की जो मिश्रित खेती है या जो फसल चक्र है उसको अगर आप उपयोग करेंगे तो ये आपकी मिट्टी की लंबे समय तक उर्वरकता बनाए रखने में बहुत ही सहायक होगा। इसके अतिरिक्त आप नई नई तकनीकें जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन के लिए आप दलहन लगा सकते हैं, फॉस्फोरस के लिए आप फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का मिश्रण आता है, उस मिश्रण को लगाएं। तो जैसे क्या होता है कि हमारी मिट्टी में जो फॉस्फोरस है वो कई बार अस्थिर रूप में पाया जाता है। जब आप उसमें इस तरह के बैक्टीरिया मिलाते हैं तो जो आपकी मिट्टी में पहले से फॉस्फोरस मौजूद है वो क्या होता है, मौजूद तो होता है लेकिन पौधा उसे अवशोषित नहीं कर पाता। तो जब आप इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको आप मिट्टी में मिलाते हैं, उनका मिश्रण, तो वो बैक्टीरिया जो मिट्टी में पहले से उपस्थित फॉस्फोरस है उसे पौधे को अवेलेबल करा देता है, पौधे को उपलब्ध करा देता है और पौधा उसे अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी में कोई केमिकल भी नहीं डालते और आपकी मिट्टी में जो पहले से मौजूद पोषक तत्व है वो पौधे को मिल जाता है बिना पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाए।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके आप ऐसे संसाधनों का या ऐसी तकनीकों का प्रयोग करें जहाँ पे आपको किसी भी तरह के रसायन का उपयोग ना करना पड़े। आप आवश्यकता से अधिक उर्वरक अपनी फसलों में बिल्कुल ना डालें और जहाँ तक हो मिश्रित खेती करें। एक ना एक ऐसी फसल जरूर लें जो प्राकृतिक रूप से आपकी मिट्टी को पोषक तत्व दे सके। मेरी तो यही इससे बचने के जो मेजर उपाय हैं, यही इसके उपाय हैं। बिल्कुल मैम, इसके लिए हमें मिट्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी को कौन से पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता है और उसी हिसाब से हमें उर्वरकों के प्रयोग की आवश्यकता है। अब उर्वरक में भी हमें 2 प्रकार के उर्वरक देखने को मिलते हैं, जैसे केमिकल और नेचुरल। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप जैविक खाद का उपयोग करें या नेचुरल फर्टिलाइजर्स का ही उपयोग करें। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में जाते जाते मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं और किसान भाइयों को क्या संदेश या सलाह देना चाहेंगी? तो मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें और अपनी मिट्टी की नियमित जांच कराएं। और हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो बनी हुई सॉइल टेस्टिंग लैब है वो हमेशा आपके लिए खुली है। आप कभी भी अपने सैंपल, अपने कभी भी मिट्टी के नमूने आप वहाँ जांच के लिए भेज सकते हैं। तो आप अपने खेतों की नियमित जांच कराएं और जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाएं। यदि आप पूरे खेत में जैविक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर सकते तो कम से कम खेत का कुछ हिस्सा ऐसा रखें जहाँ पे आप सिर्फ जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे लंबे समय तक आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे। इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हमारे किसान भाइयों और बहनों को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। कार्यक्रम की संचालक हैं श्रुति और कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार। अभी आपने सुना अनियंत्रित उर्वरक प्रयोग एवं पर्यावरण प्रदूषण पर हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।